जहां तक बच्चों पढ़ाया गया था उस पर रैंडमली क्वेश्चन हम लोग करते जाएंगे, ठीक है, जो अपने काम का है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने बच्चों, क्वेश्चन भी है आंसर भी है, कोशिश करो थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 9, a ray of light deviate 30 degree when incident on equilateral prism। बच्चों equilateral prism, एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री, ध्यान दो बच्चों, ठीक है। डिविएशन 30 डिग्री का है, रे ऑफ लाइट डिविएशन 30 डिग्री, रे ऑफ डिविएशन 30 डिग्री। बच्चों आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, ध्यान दो यस बच्चों। सर। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ध्यान दो। ए इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, डिविएशन 30 डिग्री, इक्विलेटरल प्रिज्म और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों √2 दिया हुआ है। अगर याद करो बच्चों, कंडीशन फॉर, बच्चों लिखना बिल्कुल नहीं, समझते चलो पूरा। कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन पढ़ाया गया था आपको, किसके इक्वल था? म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाय 2 अपॉन साइन ए बाय 2। बच्चों ये पढ़ाया गया था आपको कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, ठीक है। म्यू इक्वल टू √2 रख दिया, साइन ए इक्विलेटरल प्रिज्म 60 प्लस डेल्टा दिया हुआ है 30 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय साइन ए बाय 2 इक्विलेटरल प्रिज्म साइन 60 बाय 2 साइन 30, ठीक है। तो बच्चों 90 बाय 2 45, ऊपर हो गया 45 1 बाय √2, नीचे और साइन 30 1 बाय √2 2। बच्चों कट होके ये √2 आ गया। LHS √2 RHS √2 मीन्स बच्चों जो क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है ये सेटिस्फाइड कर रहा है किसको? कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। ध्यान दो बच्चों, फिर से समझो। क्लास में बच्चों आपको ये पढ़ाया गया था, क्लास में ये पढ़ाया गया था फॉर मिनिमम डेविएशन, ये था रिजल्ट, ठीक है। मैंने ए रखा, मैंने डेल्टा रखा, पूरा सॉल्व करने के बाद ये बच्चों म्यू √2 और ये पूरा रखने के बाद ये म्यू √2 आ गया। मीन्स क्वेश्चन जो है बच्चों, इट इज इन कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। और याद कीजिए आपको बताया गया था इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन लाइट इज सिमेट्रिकल विथ रिस्पेक्ट टू प्रिज्म। तो बच्चों ये लाइट गया, ये लाइट गया, एंड लाइट इज सिमेट्रिकल विथ रिस्पेक्ट टू प्रिज्म। तो बच्चों ये जो लाइट दिख रहा है ये बेस के क्या है? पैरेलल। तो पैरेलल है, इसलिए आंसर क्या है बच्चों? 0। तो याद करो बच्चों जो पढ़ाया गया था, इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन लाइट इज सिमेट्रिकल विथ रिस्पेक्ट टू प्रिज्म, याद करो। और in minimum deviation I equal to E, R1 equal to R2, and light inside the prism is parallel to base, parallel to base. So light inside the prism इस बेस के साथ बच्चों कितना एंगल है? 0। बच्चों सिर्फ समझते चलना, तभी हम बहुत क्वेश्चन कर पाएंगे, लिखना बिल्कुल नहीं। मैं ये वीडियो भी रहेगा, आपको क्वेश्चन भेज दूंगा मैं, सिर्फ समझते चलो। जहां तक आपको पढ़ाया गया है वहां तक का हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं फटाफट। नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, सिर्फ आप सोचो, विजुअलाइज करो, सॉल्व हम करेंगे। लाइट इंसिडेंट नॉर्मल, याद करो बच्चों, नॉर्मल लाइट विल नॉट डिविएट, नॉर्मल लाइट विल नॉट डिविएट। और बच्चों मैंने नाम बताया था एंगल ऑफ प्रिज्म का एक नाम और क्या है? एपेक्स एंगल। और भी क्या नाम बताया गया था? याद दिलाओ, याद दिलाओ बच्चों। रिफ्रैक्टिंग एंगल, रिफ्रैक्टिंग एंगल। रिफ्रैक्टिंग एंगल भी क्या होता है? एंगल ऑफ प्रिज्म। अब देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है। एंगल ऑफ प्रिज्म 30 डिग्री है, बना दिया बच्चों प्रिज्म, बना दिया प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म 30 डिग्री है, ठीक है। इसके बाद क्या है? 30 डिग्री, ठीक है। लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मल, बच्चों ऐसे बेसिक क्वेश्चन अपने एग्जाम में आते हैं। लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मल, बच्चों याद करो, नॉर्मल लाइट विल नॉट डेविएट। बच्चों लाइट यहां से यहां पहुंच गया, लाइट जब यहां पहुंचा बच्चों, वो 30 है तो ये 90, ये 90 तो ये 60, ये 60 बच्चों तो ये भी एंगल कितना है? 30 हो गया, ये हो गया 30 हो गया। नाउ यूज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन
फॉर इमर्जेंट सरफेस क्या पढ़े थे बच्चों? म्यू साइन थीटा कांस्टेंट, म्यू √2 साइन थीटा साइन 30, बाहर निकला बच्चों 1 इंटू साइन ई, साइन 30 हाफ √2/2 1/2 साइन ई इक्वल टू 30 डिग्री। बच्चों ई निकालती है। अब याद करो डेल्टा का फॉर्मूला बच्चों क्या पढ़ाया गया था? डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, आई 0, नॉर्मल लाइट दी है आई 0, ई 30 एंड ए 30 है ना बच्चों को? और चेक कर, सॉरी 30 नहीं, साइज ये 1/√2, ये 45 डिग्री। ठीक है, तो E इक्वल टू 45 डिग्री, E इक्वल टू 45 डिग्री, E 30, आंसर आ गया बच्चों 15। एक बार फिर से सोचो, कोई डाउट हो पूछो इसमें। बच्चों आपके सामने क्वेश्चन भी है, आपके सामने आंसर भी है, एक बार बिल्कुल ध्यान से पढ़ो। बच्चों ने बताया था जो भी क्वेश्चन प्रिज्म में इन डेप्थ क्वेश्चन होगा बच्चों, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन सही ढंग से लगाना है, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। रिपीट करना है क्या इसको? यस सर। यस सर। रुको रिपीट कर रहा है, फिर सुनो बच्चों, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। बोला गया नॉर्मल लाइट, बच्चों नॉर्मल लाइट कभी डिविएट नहीं होगा। क्यों नहीं डिविएट होगा? तो बच्चों ये है प्रिज्म है, इसके पर नॉर्मल बच्चों, तो नॉर्मल लाइट नॉर्मल के साथ बच्चों, नॉर्मल के साथ एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो नॉर्मल लाइट नॉर्मल के साथ कितना एंगल है? 0। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आई कितना है? 0 है। ठीक है, आइए तो बच्चों क्वेश्चन क्या था? प्रिज्म के ऊपर लाइट नॉर्मल दिया गया। ठीक है बच्चों, नॉर्मल लाइट दिया, तो बच्चों जब नॉर्मल लाइट दी है तो नॉर्मल लाइट विल नॉट डेविएट। नॉर्मल लाइट बच्चों सीधे अंदर गया, यहां पहुंचा। ठीक है, और यहां पहुंचने के बाद अब बच्चों डेंसर टू रेयरर डेविएट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एपेक्स एंगल 30 डिग्री। ये कितना है बच्चों? 90। तो ये कितना होगा? 60। ये अगर 60 है तो बच्चों ये कितना हो गया? 30 हो गया। ये हो गया 30। याद कीजिए बच्चों फार्मूला क्या पढ़े थे? इस सरफेस के लगाओ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, म्यू साइन थीटा कांस्टेंट। तो बच्चों अंदर का म्यू कितना है? √2 है, √2। थीटा कितना है? थीटा ये एंगल 30 डिग्री, साइन 30। बच्चों बाहर निकला, बाहर कौन है? वैक्यूम, 1 इंटू साइन। साइन 30 कितना होता है? हाफ। तो बच्चों इसको लिखा √2 इंटू हाफ इक्वल टू साइन ई। √2/2 कितना? 1/√2, 1/√2 इक्वल टू साइन ई इक्वल टू 45 डिग्री। ई निकल गया। अब बच्चों याद करो डेल्टा का फॉर्मूला क्या पढ़ाया गया था? आई प्लस ई माइनस ए, आई कितना? 0। बच्चों ये नॉर्मल लाइट का आई 0, आई प्लस ई इक्वल टू निकाल चुके हैं 45 माइनस ए 30 डिग्री, 45 माइनस 30 15 डिग्री। बच्चों अब समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। यस सर। चलिए इसको हटा रहे हैं। तो आज बच्चों लिखना नहीं है ना, ये पेपर मैं भेज दूंगा जितने सब अपने काम के हैं। ठीक है, लिखना नहीं, जितने अपने काम के क्वेश्चन हैं जहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं इसमें क्वेश्चन मिक्स है। एक ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, ठीक है, सिर्फ समझना बच्चों कंसेप्ट। ये सब ऐसे क्वेश्चन बच्चों जो प्रिज्म का डायरेक्ट फॉर्मूला पर नहीं है। हाँ, सब जगह बच्चों जहां भी इनडेप्थ क्वेश्चन होगा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लगाने आना चाहिए, म्यू साइन थीटा कांस्टेंट। बच्चों पढ़ो, हम सॉल्व कर रहे हैं, बस ध्यान दो। फिर वही क्वेश्चन बच्चों, नॉर्मल लाइट डिविएट नहीं होगा, नॉर्मल लाइट विल नॉट डिविएट। यहां से लाइट आया, ये लाइट यहां पहुंच गया, नॉर्मल लाइट विल नॉट डिविएट, यहां पहुंच गया। ठीक है, नाउ डेंसर टू रेयरर, बच्चों वहां पहुंचा, यहां का नॉर्मल ये खींचा, यहां का नॉर्मल मैंने ये खींचा। लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, इट डिविएट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बच्चों इसको जाना था स्ट्रेट,
डिविएट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये कहीं यहाँ पहुंच गया। इसको भी जाना था स्ट्रेट, डिविएट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये बच्चों क्वेश्चन में ये एंगल पूछा गया है, तो ये सब आईटी एडवांस के आए हुए क्वेश्चन है, तो ये सब बच्चों क्वेश्चन कर रहे हैं सिर्फ बेसिक कंसेप्ट के लिए, अपने एग्जाम में आएगा नहीं, बस हमको कैसे लगाना वो सीख रहा है बच्चों, ये पूछा गया है। ठीक है, अब वो एंगल निकालना है। ठीक है, ध्यान दो, वो एंगल निकलेगा कैसे, कैसे निकलेगा बच्चों, ध्यान देना। फिर वही चीज लगा रहे हैं बच्चों, ये 120 है तो हाफ एंगल 60, ये हाफ एंगल 60, ये हाफ एंगल 60, तो बच्चों ये कितना हो गया, 30 हो गया, ये हो गया 30। अब ये 30, ठीक है, ये 30, ये 90, तो ये 60, ये 60, तो ये एंगल 30। बस आप बच्चों फिर से सोचो, ये एंगल 30 आपको समझ में आया कि नहीं आया। टोटल एंगल 120, हाफ एंगल 60, हाफ एंगल 60, तो ये एंगल हो गया 30, ये एंगल हो गया 30, ये है 90, तो ये हो गया 60, और ये 60, तो ये हो गया 30। अब मैं लगा रहा हूं फॉर्मूला, अंदर का म्यू 1.44, एंगल साइन 30 हाफ, बाहर निकला 1 इंटू साइन ई, ये बच्चों 0.72 इक्वल टू साइन ई। इस क्वेश्चन में ई एग्जैक्ट एंगल नहीं आया, इक्वल टू साइन इनवर्स 0.72। पहले बच्चों यहां तक तुम फिर से सोच लो कि यहां तक तुमको समझ में आया कि नहीं, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहां तक पहले डिसाइड करो कि यहां तक तुमको समझ में आया कि नहीं आया। मैं फिर से यहां समझा दो बच्चों, देखो ध्यान से, डायग्राम में ये है प्रिज्म, फिर समझो बच्चों, यहाँ पर ये एंगल दिया हुआ 120, तो हाफ एंगल हो गया कितना, 60। ये हाफ एंगल बच्चों कितना है, 60 है। अब मुझे बच्चों ये लाइट आया, इस सरफेस के लिए ये है सरफेस, तो ये क्या है, नॉर्मल। तो बच्चों मुझे ये नॉर्मल के साथ का लाइट ये चाहिए मुझे, तो ये बच्चों 30 है, तो ये हो गया 60, सॉरी ये हो गया कितना, 30 हो गया, ये 30, तो ये कितना हो गया 60, और टोटल कितना होना है 90, टोटल होना है 90, तो बच्चों ये कितना हो गया 30। यूज किया मैंने ये फार्मूला, ई निकाल लिए। अब बच्चों ध्यान से, ये एंगल तो निकालना है, ई तो निकालना नहीं था बच्चों, ये है एंगल ई। तो ध्यान दो बच्चों, हम क्या बोल सकते हैं, ये लाइट अगर ये पैरेलल है बच्चों, ठीक है ध्यान सुनो, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, सेम। तो बच्चों ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और यहां भी खींच दिया मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, सेम। अगर बच्चों ये एंगल अपना, अगर ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, सेम। बच्चों यहां तक समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब बताओ ये एंगल कितना, ये कैसे निकालें। देखो बच्चों, नॉर्मल के साथ का एंगल ई है, ध्यान देना। देखो और भी तरीका है, कुछ यही तरीका, और भी तरीका है। मुझे ये एंगल, देखो बच्चों और लंबा तरीका सीख लो, फिर छोटा कर लेना। ध्यान दो बच्चों, मैंने निकाला ई, ई किसके साथ एंगल था, नॉर्मल के साथ। ई जो निकला बच्चों नॉर्मल के साथ, तो ये था नॉर्मल, ये एंगल निकला आपने, आपने निकाला एंगल विथ नॉर्मल, ये एंगल ई है, ये एंगल बच्चों ई है। तो क्या हम इस एंगल को E-30 बोल सकते हैं क्या? और अगर E-30 है तो ये भी E-30 होगा, और ये E-30 होगा, तो दोनों के बीच का एंगल 2E-30। मैं बच्चों फिर से दूसरे पेज में जाकर मैं समझा रहा हूं, जस्ट वेट। आशिक सिंह क्या कर रहे हो, ब्लॉक कर दूंगा मैं। आशीष तुमको ब्लॉक तो नहीं होना है, ऐसा कुछ मत करो तुमको ब्लॉक कर दो मैं। चलो बच्चों, मैं आ रहा दूसरे पेज पर, फ्रेश तुमको सिखाता हूँ बच्चों, फिर सुनो ध्यान दो बच्चों, सही ढंग से एंगल सुनना, सही ढंग से देखना बच्चों। ये था प्रिज्म, एक बार फिर से समझ लो। तो ये सब क्वेश्चन सिर्फ कंसेप्ट के बच्चों है। ये पूरा एंगल 120 था, तो ये हाफ एंगल 60 है बच्चों, इसको बोलते हैं नॉर्मल बोलते हैं। यहां से लाइट आया, नॉर्मल लाइट नॉट डेविएट यहां पहुंचा, ये है 60 बच्चों, तो ये एंगल 30 था, ये 30, तो ये होगा 60, ये 60 है, तो ये नॉर्मल है, तो ये हो गया 30, ये हो गया 30।
अब बच्चों डेंसर टू रेयरर डिविएट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जाना था स्ट्रेट, डिविएट अवे। तो बच्चों नॉर्मल के साथ के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ इमरजेंस बोलते हैं। ठीक है, अब बच्चों ध्यान सुनो, ये एंगल मुझे बताना है E माइनस 30 क्यों? ये एंगल E माइनस 30 क्यों? बच्चों लोग ठीक है, ये एंगल देखो ध्यान से, ये एंगल मैं समझा दूं E माइनस 30 है क्यों है। ध्यान दो बच्चों, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये लाइन हॉरिजॉन्टल खींचे तो बच्चों ये अगर 30 है तो ये कितना है? 30 है। ये 30 है तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया? E माइनस 30। ठीक है, और ये लाइन और ये पैरेलल है तो ये E माइनस 30, तो ये भी E माइनस 30 है। वैसे ही नीचे का भी E माइनस 30 होगा। ये टोटल एंगल निकालना था 2E माइनस 30, और बच्चों E निकाल चुके थे। चलो इसको हटा रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन बच्चों सिर्फ कर रहे हैं बेसिक के लिए, बाकी अपने में एग्जाम में सिंपल सिंपल आना है, जो हम करवा देंगे लास्ट में भी। जहां तक पढ़ाया गया बच्चों वहीं पर हम अभी क्वेश्चन कर रहे हैं। चलो ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िए। ये क्वेश्चन अपने काम का है, सिर्फ देख के टिक मारना है। क्वेश्चन बच्चों ध्यान से पढ़ो, सिर्फ टिक मारना है आंसर, कोई कैलकुलेशन नहीं है। जो क्वेश्चन जितना छोटा है वो अपने लिए उतना इंपॉर्टेंट है, भले वो आईटी का क्वेश्चन हो। सी। और कोई ट्राई कीजिए। क्वेश्चन ये कुछ ज्यादा ही सिंपल है, क्वेश्चन ये कुछ ज्यादा ही सिंपल है। चलो मैं समझाता हूँ बच्चों, मैं समझा रहा हूँ। आइए क्वेश्चन सुनो क्या है बच्चों, ध्यान दो। ये प्लेट है, ध्यान सुनना बच्चों। आपको क्लास में पढ़ाया गया था लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ध्यान देना। सबसे पहले तुम सोचो, 1 मिनट को बच्चों, ये प्लेट, ध्यान देना, यहां से मैंने लाइट दिया। क्लास बच्चों ये पढ़ाया गया था, इस लाइट को जहां था स्ट्रेट, लाइट यहां गया और फिर ये निकला इसके पैरेलल। बच्चों ये प्रिज्म क्यों नहीं है? बच्चों ये दोनों सरफेस जब पैरेलल होता है तो लाइट निकलता है पैरेलल, तो डिविएशन होता ही नहीं। ठीक है, इसलिए बच्चों इसको हम लोग पढ़ाए थे कि जब हम किसी प्लेट के ऊपर लाइट दो, ये बेंड हुआ, ये और ये दोनों बच्चों आपस में पैरेलल होता है। इसमें क्लास बच्चों में बताया गया था ये डिस्टेंस लैटरल डिस्प्लेसमेंट, और डिविएशन पूछा जाए तो आंसर कितना बोलना है? 0 बोलना है। तो बच्चों यही क्वेश्चन उस पर है। सुनो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बच्चों ये है, प्लेट है, ये प्लेट है, लाइट सोर्स, लाइट दिए यहां से, लाइट इधर दिए, इसको निकलना था इधर, बेंड हुआ बट निकला इसके पैरेलल। इसको भी जाना था स्ट्रेट, बेंड हुआ, ये निकला पैरेलल। बच्चों यहां पूछा गया है इस दोनों लाइट के बीच कितना एंगल होगा, ये एंगल पूछा गया था। अब बच्चों जब डिविएशन हुआ ही नहीं, ध्यान दो बच्चों, इस दोनों के बीच का एंगल अल्फा है। आपसे बोलो ये 2 लाइन है, इस 2 के बीच अल्फा है, एक लाइन इसके पैरेलल खींचो और एक इसके पैरेलल खींचो तो ये भी तो अल्फा होगा। तो बच्चों ये लाइट और ये लाइट पैरेलल है, ये लाइट और ये लाइट पैरेलल है। तो बच्चों अगर इसके बीच का एंगल अल्फा है तो इसके भी बीच का एंगल अल्फा होगा। इसलिए बच्चों ध्यान रखना, जो आपको पढ़ाया गया था लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता है, बट प्लेट कोई डिविएशन नहीं देता है। क्लास में बच्चों ये पढ़ाया गया था आपको कि लाइट दीजिए, बेंड हुआ, बाहर निकला, ये इसके पैरेलल बाहर निकलेगा। अब वापस, तो ये सब सभी बच्चों छोटे छोटे क्वेश्चन अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वापस फिर से बच्चों तुम क्वेश्चन पढ़ लो, और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।
बच्चों समझ में आ गया? आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे बढ़ रहे हैं। अब ये एक भले ही आईआईटी का आया हुआ बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बट द बेसिक पर इसे सिखा रहे हैं बच्चों। पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लो। rectangular glass slab ABCD N1 immersed inside the water, refractive index N2, N2 less than N1। पूछा गया है अल्फा की वैल्यू, पूछा गया बच्चों अल्फा मैक्स। पूरा क्वेश्चन बच्चों पढ़ लो, आते से डायग्राम पर। तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा बड़े हम लोग कर रहे हैं बच्चों, सिर्फ कंसेप्ट ध्यान सुनो। एकदम भले बड़ा क्वेश्चन है बट द बेसिक कंसेप्ट पर ही ध्यान सुनो बच्चों। क्लास में जब आपको पढ़ाया गया था ऑप्टिकल फाइबर, क्लास में जब आपको पढ़ाया गया था ऑप्टिकल फाइबर बच्चों, तो यहाँ पर आंसर सुनो बच्चों। ये अंदर का N1 है और ये जो बाहर का मीडियम दिख रहा है बच्चों N2 है। बस हम बच्चों जो लिख रहे हैं बस उसको बहुत समझना ध्यान से। अंदर N1 है, बाहर चारों तरफ N2 है, चारों तरफ N2 है। ध्यान दो बच्चों, हम जो क्वेश्चन लिख रहे हैं बस बताना मुझे। फॉर AB बच्चों, फॉर सरफेस AB, जो मैं लिख रहा हूं बस वो बताना, तुम्हें समझ में आएगा नहीं। फॉर सरफेस AB N2 साइन अल्फा, N2 साइन अल्फा। बच्चों ये क्वेश्चन ऑप्टिकल फाइबर का है, तो लाइट जब यहां से अंदर गया, लाइट यहाँ अंदर पहुंचा और AB से बाहर नहीं निकल पाया, AD से ये गया। बच्चों क्लास में पढ़ाया गया था, अगर उससे बाहर नहीं निकला तो ये कौन है? क्रिटिकल एंगल। वो अगर बच्चों C है तो ये एंगल कितना है? 90 माइनस C। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बच्चों क्या पढ़ाया गया था आपको? म्यू साइन थीटा कांस्टेंट, जिसका म्यू उसका थीटा। तो बाहर का म्यू कौन है बच्चों? N2, थीटा कौन है? अल्फा। अंदर गया, अंदर गया बच्चों तो वो N1 है, N1 इंटू साइन 90 माइनस C। ये बच्चों हो गया। तो N2 साइन अल्फा, N1 साइन 90 माइनस C इक्वल टू कॉस C। बच्चों ये AB का काम हो गया। फिर आओ AD के लिए। AD में ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, बताए थे बच्चों क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल ऊपर, ऊपर की वैल्यू कम वाला, ठीक है। या चलो यूज ही कर लेते हैं यार, चलो हम शॉर्टकट यूज अगर नहीं कर रहे हैं। ध्यान दो बच्चों, सरफेस AD पर जाओ, अंदर कौन है? N1, अंदर का एंगल साइन C, बाहर गया N2 एंगल साइन 90। बच्चों ध्यान से इतना सोच लो, AB और AD का इक्वेशन समझ में आया या मैं रिपीट मारूं? रिपीट कर दी। रिपीट कर दें, चलो बच्चों रिपीट कर रहे हैं फिर से, ध्यान दो। जब बच्चों कोई जल्दी नहीं, अपने को आराम से धीरे समझ के सब लोग करो। चलो यहां समझा रहे हैं, वापस मैं पहले समझा रहा हूं बच्चों फिर से लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तब समझ में आएगा आपको। एन साइन थीटा कांस्टेंट, ये आपको पढ़ाया गया था। ये है क्या? ये है क्या बच्चों? इसको बोलते हैं इंटरफेस। इधर का मीडियम N1, इधर का मीडियम N2। सरफेस विच सेपरेट टू मीडियम इज नोन एज इंटरफेस। इस पर खींचो, नॉर्मल खींच दिया, लाइट यहां से इधर गया। यूज करो बच्चों N1, N1 का थीटा 1 लो, तो N1 के साइड का नॉर्मल के साथ का एंगल ये बच्चों थीटा 1, इधर N2 एंगल थीटा 2। बच्चों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट यही है, जिसका N उसका थीटा, N1 साइन थीटा 1 इक्वल टू N2 साइन थीटा 2। ये बच्चों आपको सिखाया गया था लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसका N उसका थीटा। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोगे तो इसी मीडियम में, इसी मीडियम में नॉर्मल के साथ का बच्चों एंगल लेना है। इस मीडियम में गए, नॉर्मल ये है लाइट, तो इधर का एंगल। बच्चों ये समझ में आ गया तो आगे बढ़े। Yes, sir. यस हाँ, सर। अब सुनो ध्यान से। क्वेश्चन था एक, ये प्लेट है, अब उस क्वेश्चन में चल रहा है, ठीक है। अंदर का N1 है, बाहर का N2 है।
मतलब भले बच्चों ये आईडी बड़ा आया क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल बेसिक पर है, ध्यान दो। ये प्लेट है, अंदर क्या था N1, बाहर कौन है N2, इधर भी N2 है, इधर भी N2 है, इधर भी N2, इधर भी N2 है, ठीक है, ये चीज है। अब ये रहा नॉर्मल, बच्चों बोला गया लाइट यहां से अंदर गया अल्फा एंगल पर, लाइट यहां पहुंचा और उधर से बाहर नहीं निकल पाया, वहां से बाहर बच्चों नहीं निकल पाया तो लाइट ये गया। अब बच्चों ये एंगल क्या है, क्रिटिकल एंगल है, बाहर इसको टच करते हुए तो ये एंगल कितना है 90 है, ठीक है। इधर का ये बच्चों का क्रिटिकल एंगल है और ये एक्सटेंड करती तो ये 90 है, ये 90 ये सी, तो ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस सी। बच्चों जो फर्स्ट रिफ्रैक्शन हुआ उसका इक्वेशन देखो, N2 साइन अल्फा अंदर गया, N1 साइन 90 माइनस सी, ये फर्स्ट रिफ्रैक्शन का। और सेकंड वाले का इक्वेशन बच्चों यहां लिख रहा हूं, सेकंड यहां हुआ, यहां आपके लिए N1 साइन सी, बाहर गया तो बाहर कौन है N2 है, N2 साइन 90। क्या बच्चों ये दोनों इक्वेशन आपको समझ में आ गया? Yes, sir. अब देखो, तो बच्चों यहां से निकाला मैंने साइन सी की वैल्यू N2 बाय N1, ये आ गया, ठीक है। और यहां चलो बच्चों, क्वेश्चन में अल्फा पूछा, तो बड़ा थोड़ा मैथ्स है, लेकिन बच्चों बेसिक लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखो हम लास्ट, अब हम जो इसका आंसर ला रहे हैं, यहां देखो बच्चों, साइन अल्फा इक्वल टू लिख सकते हैं हम N1 बाय N2, 90 फंक्शन चेंज कॉस सी, ठीक है। और बच्चों N1 बाय N2 कॉस, और C यहां से लाया, यहां से C देखो वैल्यू, यहां से बच्चों C की वैल्यू कितनी आएगी, C इक्वल टू साइन इनवर्स N2 बाय N1, और वो यहां रख दिया बच्चों cos C, और C की वैल्यू साइन इनवर्स N2 बाय N1। तो इतना बड़ा खतरनाक ऑप्शन वहां दिख रहा था, ठीक है, बट बच्चों का सही बोले तो बेसिक यही था, इसका सही ढंग से इक्वेशन लिखना, इसका सही ढंग से इक्वेशन लिखना और दोनों को मर्ज कर देना। साइन अल्फा पूछा गया था, तो अल्फा पूछा गया था, अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स N2 बाय N1 कॉस ब्रैकेट में साइन इनवर्स N2 बाय N1। तो इतना बड़ा श्योर है बच्चों क्वेश्चन नहीं आएगा अपने, बट यहां से बच्चों बेसिक सीख लिए कि हमको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लगाना कैसे है। कुछ बड़े क्वेश्चन जो करते हैं बच्चों, इसलिए करते हैं कि आप सही ढंग से लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लगा सके, और कुछ नहीं है। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन बिल्कुल अपने काम का इंपॉर्टेंट है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, भले आइडिया क्वेश्चन है। नंबर 25, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से बोलो, कोई कैलकुलेशन नहीं है बच्चों, इसमें कोई भी जी सर। कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ ध्यान से पढ़ो और आंसर बोल दो। D. D. डी D. डी हाँ चलो बच्चों, आंसर तो तुम्हारा सही है, आंसर तो तुम्हारा सही है। लॉजिक दो, क्यों बच्चों, कोई लॉजिक दो इसका। लाइट CD is parallel to AB, लाइट CB is parallel to AB। कोई तो बताओ इसका लॉजिक बच्चों, क्यों? कोई बताएगा, जल्दी बोलो। कोई है बोलने वाला क्लास में? Angle of incident is equals to angle of refraction.
एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये क्या बोल दिया, मुझे नहीं समझ में आया, फिर से समझाओ मुझे। सर ये म्यू 3 रेयर मीडियम टू डेंसर है तो फिर बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। देखो बच्चों मैं समझा रहा हूँ, सुनो। देखो आंसर सबको समझ में आ रहा है, बस बच्चे बोल नहीं पा रहे हैं और कुछ नहीं है। तुरंत बच्चों, वैसे लॉजिक आपका गलत नहीं है, सही है। तुरंत बच्चों, मैं सुनो बच्चों। सर मैं जो बोलूं? हाँ बोलो। सर जब रे बैंड हो रही है तो म्यू 1 म्यू 2 के बराबर नहीं हो सकता, और फिर म्यू 2 से म्यू 3 की तरफ जा रही तो भी बैंड हो रही, तो वो ठीक बराबर है। नहीं हो सकते। और म्यू 3 हाँ से म्यू 4 को जा रहा है तो वो डाइवर्ज हो रही, तो वो भी बराबर नहीं हो सकती। तो ठीक है। एक ही हाँ ऑप्शन अपने से निकल के आता है कि दोनों म्यू 1 और हाँ म्यू हाँ फोर हाँ बराबर। हाँ। चलो भाई, एक तो भाई आशुतोष ने ऑप्शन से इलिमिनेट कर दिया। हाँ सर जो बोलो। डेविएशन है वो एक तरफ क्लॉकवाइज होगा और एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज, तो वो 0 हो जाएगा, इसलिए वो लाइट पैरेलल निकल रही है और दोनों का म्यू सेम हो जाएगा। सुनो बच्चों, सुनो सुनो, आपको सब लोग कोई गलत नहीं बोल रहा है, क्लास में सब बच्चे सही बोल रहे हैं। बस थोड़ा सा जो मैं, ध्यान सुनो बच्चों, समझो। एक बताओ, म्यू साइन थीटा क्या है? कांस्टेंट होता है। तो म्यू 1 साइन थीटा 1, म्यू 2 साइन थीटा 2, म्यू 3 साइन थीटा 3। अब मैं तुमसे बोलूं, जिस दो मीडियम का, सपोज मैं तुमसे बोलूं कि थीटा 1 इक्वल टू थीटा 3 है, तुमसे मैं बोला थीटा 1 इक्वल टू थीटा 3 है, तो म्यू 1 इक्वल टू म्यू 3 होने की गारंटी है। बच्चों जिस दो मीडियम, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, म्यू 1 साइन थीटा 1 इक्वल टू म्यू 2 साइन थीटा 2। अब मैं तुमसे बोलूं यार कि थीटा 1 थीटा 2 सेम है, तो जब बच्चों थीटा 1 और थीटा 2 सेम हो तो ये कट जाएगा, तो थीटा 1 थीटा 2 सेम है तो म्यू 1 म्यू 2 भी सेम होगा। और थीटा 1 थीटा 2 बच्चों ऐसे सोचो कि थीटा 1, मतलब ये बोलो बच्चों, तुमसे सुनो ध्यान से, तुमसे मैं बोलूं ये लाइन और ये लाइन आपस में है पैरेलल, इसका मतलब अगर बच्चों ये दो लाइन पैरेलल में है तो ये दोनों इस सरफेस के साथ एंगल क्या बना रहा होगा? सेम। तो बच्चों का सिंपल बात करें तो मैं ये सिर्फ ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि सर जिस दो मीडियम का थीटा सेम होगा, जिस दो मीडियम का थीटा सेम होगा, उस मीडियम का सर म्यू भी सेम होगा। थीटा सेम कब होगा? तो बच्चों अगर ये ध्यान दो बच्चों, अब उस पर चलो, वापस चलो। मैं सिर्फ बच्चों ये सुना था कि सर उसी दो मीडियम का, जिस दो मीडियम, अब सुनो बच्चों क्या लिखा हुआ है, ए बी और सी डी पैरेलल है। तो बच्चों पैरेलल लाइट है। ऐसे सोचो बच्चों कि मान लो कि हम भी ऊपर जा रहे हैं नॉर्थ की ओर, तुम भी जा रहे हो नॉर्थ की ओर, तो मैंने तुमसे, भले भले एक लाइन पर नहीं जा रहे हैं, तुम यहाँ नॉर्थ की ओर जा रहे हो, कोई इधर नॉर्थ की ओर जा रहा है, और मैं बोलूं ये बताओ कि दोनों ईस्ट के साथ कितना एंगल है? तो अगर बच्चों ये एंगल 90 है तो ये भी इसके साथ 90 है। तो मेरे कहने का तो बच्चों है कि अगर दो लाइन पैरेलल है, अगर ये और ये पैरेलल है, तो इस लाइन के साथ जितना एंगल ये बनाएगा उतने एंगल ये बनाएगा। ठीक है बच्चों, तो वापस आओ। तो बच्चों ये लाइट और ये लाइट पैरेलल है, इसका इसका मतलब बच्चों ये है कि इसके नॉर्मल के साथ का एंगल और इसका भी नॉर्मल के साथ एंगल क्या होगा? सेम। तो सिंपली बच्चों बोलो कि सर जिस दो मीडियम का थीटा सेम होगा उसका म्यू भी सेम होगा, मतलब जिस दो मीडियम में लाइट पैरेलल होगा उस दो मीडियम का म्यू भी सेम होगा। है ना बेटा? ऑप्शन उसे सही है, आज तो सोच दिया मान लो, ठीक है। बट मान लो आज तो ऐसे एक ऑप्शन ये भी होता कि म्यू 1 इक्वल टू म्यू 3, तो सोचना पड़ता। एनीवे तो सबसे सिंपल बच्चों ये था कि जिस दो मीडियम में लाइट पैरेलल हो, मीन्स दोनों लाइट अगर पैरेलल है, अगर ये लाइन दो पैरेलल है, तो इस लाइन के साथ कहीं भी लाइन खींच दो, तो जितना ये एंगल बनाएगा उतना ये बनाएगा। तो बच्चों अगर ये है, ठीक है, ठीक है, तो बच्चों बस यही हमको सुनना था कि ये दो लाइन, ये दिख रहा है मुझे, ये और ये तो पैरेलल दिख ही रहा है। तो अब बच्चों, और ये लाइन और ये भी पैरेलल है, इसका मतलब ये इसके साथ जितना एंगल है ये भी उतना ही एंगल है। तो सीधे बच्चों आंसर बोलो कि सर जिस दो मीडियम का थीटा सेम होगा उसका भी म्यू सेम होगा। तो ये सब क्वेश्चन एकदम सिंपल बच्चों, ये सब क्वेश्चन अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो टिक मारने वाला क्वेश्चन होता है। जितना छोटा क्वेश्चन होता है इंपॉर्टेंट है, बड़ा क्वेश्चन इसलिए करा रहे हैं थोड़ा आपको सोचने की कैपेबिलिटी को इंप्रूव करो। ये भी क्वेश्चन अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट, छोटा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, सोचिए।
C, sir. Same deviation as before. Same deviation as before. लॉजिक अनन्य, अनन्य आप दो लॉजिक। सर जो इंसिडेंट लाइट है जो पहले P पे आती है तो फिर वो 7 कलर पे स्प्लिट हो जाती है, फिर जब वो Q से पास होती है तो फिर वो वापस इंसिडेंट मतलब कि व्हाइट लाइट में होती है, फिर वापस जब R आता है तो फिर वो वापस 7 लाइट पे स्प्लिट हो जाती है। और कुछ एक्सपेक्ट कीजिए। स्प्लिट डिस्पर्सन की बात क्यों कर रहे हैं, उसकी जरूरत ही नहीं है। बच्चों और कोई बोलो। जब सिर्फ बच्चों डिविएशन की बात कर रहा है तो कोई भी एक कलर के बाद यूज कर लो। क्यों हम ये बात कर रहे हैं, क्यों हम ये फालतू का एक्स्ट्रा सोच रहे हैं सर ये व्हाइट लाइट गया और ये स्प्लिट हुआ। अरे बच्चों क्वेश्चन में सिर्फ डिवीजन की बात है तो एक सिंपल ले लो, कोई मिंट ले लो, मान लो येलो ही है, कोई एक मोनोक्रोमेटिक ले लो। चलो और को बोलो। सर जितना P डेविएट मतलब जो लाइट डेविएट होगी Q उसको रिस्टोर कर देगा, पैरेलल कर देगा और फिर वही दोबारा डेविएट हो जाएगी। हाँ देखो बच्चों उसका बहुत सा तरीका है। सबसे पहले देखो ये प्रिज्म है बच्चों, अगर हम यहाँ लाइट दिए तो लाइट डिविएट कहाँ होता है, टुवर्ड्स द बेस होता है। तो बच्चों इस प्रिज्म ने नीचे डिविएट किया और ऊपर एक प्रिज्म उल्टा लगा दिए तो वो उधर डिविएट करेगा। तो बच्चों ये डिविएशन जो पढ़े थे वो कहाँ हो रहा है, टुवर्ड्स द बेस हो रहा है। तो बच्चों इस पर लाइट दिए तो इसने नीचे लाया, अब ये ऊपर ले गया। तो बोलो सर पी ने नीचे जितना डिविएट किया क्यू उतना ही ऊपर कर दिया। सपोज पी नीचे लाया 10 डिग्री से तो क्यू ले गया ऊपर 10 डिग्री से। तो पी ने जितना क्लॉकवाइज डिविएशन किया बच्चों, पी ने जितना नीचे किया क्यू उतना ऊपर कर दिया। तो पी और क्यू का इफेक्ट आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यही एग्जाम किसी और भी एग्जाम में आता, वहां 3 नहीं 5 प्रिज्म लगा हुआ था, 2 3 4 5। तो बच्चों या थोड़ी एक तरीका तुम और सोच सकते हो। एक तरीका सुनो और क्या सोचना है, सेम मटेरियल मतलब हम तुमसे बोले बच्चों इस चीज को और इस चीज को सिर्फ देखो, मान लो ये प्रिंसिपल इसको देखो। तो बच्चों पढ़ा गया था आपको, अगर ये दो सरफेस अगर पैरेलल हो तो बच्चों कांच का प्लेट क्यों नहीं देता डिविएशन, तो ये और ये पैरेलल है। तो बच्चों ये जितना क्लॉक मोड़ता है उतना एंटी। तो बच्चों पढ़ाया गया था आपको कि कोई अगर ट्रांसपेरेंट प्लेट हो तो उसका टोटल डिविएशन 0 होता है। तो एक तरह बच्चों तुम ऐसा समझ लो इसको, इसको बच्चों तुम ऐसा समझ लो कि ये और ये, तो बच्चों ये सरफेस और ये सरफेस क्या है, पैरेलल। का मतलब ये P प्लस Q मिलके कोई डिविएशन नहीं देगा, P प्लस Q मिलके कोई डिविएशन नहीं देगा। ठीक है, P और Q आपस में कैंसिल हो गया। तो बच्चों एक अकेला प्रिज्म रहे या उसके साथ 2 चिपका दो या उसके साथ 5 चिपका दो, तो बच्चों इस 4 आपस में कैंसिल हो गया, जो भी डिविएशन देगा वो एक का ही होगा। ठीक है, तो जितना P था तो बोलो क्यू आर लगाने से क्यू और आर आपस में ये दोनों सरफेस पैरेलल है, तो इस दो का कोई कंबाइंड डेविएशन नहीं होगा। या वही बोलोगे कि एक का एपेक्स एंगल ऊपर है एक का एपेक्स नीचे है, तो एक ने दिया क्लॉक दूसरे ने दिया एंटी, तो क्यू और आर आपस में क्या हो गया, कैंसल। इसे डेविएशन में कोई चेंज नहीं हुआ, डेविएशन में कोई चेंज नहीं हुआ। ये सब क्वेश्चन आईआईटी वाले एक एक लाइन वाले क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन। नंबर 33, अपने सामने रफ पेपर भी रखना, ये भी सिर्फ आंसर ही बोलना है। यूज रफ पेपर, एक लाइन कुछ लिखना पड़ेगा और फिर आंसर बोलना पड़ेगा।
बी। B। चलो बी। ध्यान दो बच्चों, जो हम करना चाह रहे हैं, जो हम लिख रहे हैं, बस वो सोचना है सर ने कहाँ लिख दिया। बच्चों बस ये सोचो, मैं ये क्या लिख रहा हूँ, आप बस ये सोच लो। यस सर। दो बच्चों, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसका म्यू उसका थीटा, इसका म्यू तो म्यू जी, थीटा आई, बीच वाले के लिए म्यू 4/3, थीटा आर, सबसे ऊपर वाले के लिए ए आर 1, थीटा 90। अब बच्चों पूछा क्या गया है यहाँ पर, म्यू जी बताओ। तो बच्चों फर्स्ट और देखो बच्चों, अब सभी ऑप्शन पड़ेगा। अगर हम फर्स्ट और सेकंड को यूज कर रहे हैं तो म्यू जी इक्वल टू 4/3 साइन आर अपॉन साइन आई। ऐसा ऑप्शन है ही नहीं। फर्स्ट और थर्ड को यूज करेंगे तो म्यू जी साइन आई इक्वल टू 1/1, तो म्यू जी इक्वल टू 1/साइन आई। ये ऑप्शन है इसलिए मार दिए। अगर बच्चों ये भी ऑप्शन होता तो ये भी सही होता। तो इस क्वेश्चन में मेनली क्या था, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। आर्चिन समझ में आपको आ गया? यस सर। ठीक है बच्चों। तो मेन बच्चों मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रिज्म के कोई भी क्वेश्चन हो, इनडेप्थ हो या रिफ्रैक्शन के हो, बस सही ढंग से बच्चों लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लिख लेना और आंसर मैच कर लेना। चलो इसको हटा रहे हैं। ये सब क्वेश्चन बच्चों लिखवा लिखवा करते हैं तो टाइम थोड़ा बड़ा लगता है ना, इसलिए हम थोड़ा जब क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन ऐसे करें जल्दी जल्दी हो जाएगा। ये क्वेश्चन बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बेसिक क्वेश्चन है। पढ़ो, सोचो, आंसर बोलो। सर सी। सर सी। हाँ सर सी। आइए बच्चों, भले क्वेश्चन ये TIR का है लेकिन लगा दो कंसेप्ट प्रिज्म का। अपन जानते हैं प्रिज्म में मैक्सिमम डेविएशन। बच्चों भले ही क्वेश्चन है TIR का, बच्चों याद करो प्रिज्म में ये अगर व्हाइट लाइट है तो मैक्सिमम डेविएशन कौन होता है, वायलेट का, और लिस्ट किसका होता है, रेड का। मैक्सिमम डेविएशन वायलेट और लिस्ट किसका होता है, रेड का। अब बच्चों पढ़े क्वेश्चन क्या है। लाइट जा रहा है, ग्लास से एयर जा रहा है। तो मान लो बच्चों ये ग्लास है और ये एयर है, ठीक है। यहां पर आपने व्हाइट लाइट दिया, ये दिया व्हाइट लाइट, ठीक है। अब क्या बोला गया है, जब आपने व्हाइट लाइट दिया तो ग्रीन, ठीक है, ग्रीन जस्ट TIR, मतलब बच्चों ग्रीन मतलब मान लो सपोज यहां पर है, यह ग्रीन जस्ट TIR हुआ। तो बच्चों याद करो, तो सबसे अधिक किसका होगा, वायलेट का, तो वायलेट का ही इधर होगा और ऊपर क्या होगा, रेड होगा। तो बच्चों ग्रीन से ऊपर जितने कलर होते हैं वो सभी का क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन, ठीक है। और ग्रीन और इसके नीचे वाला कलर का क्या हो गया, TIR। इसलिए आपका आंसर बिल्कुल सही था बच्चों। ग्रीन से ऊपर कौन कौन सा कलर होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है और रेड होता है। तो भले क्वेश्चन TI रखा था बट बच्चों सिंपल लगा दिया ये कि व्हाइट लाइट प्रिज्म का कंसेप्ट, मैक्सिमम डेविएशन इन वायलेट एंड मिनिमम डेविएशन इन रेड, ठीक है। और यहां बोला गया था बच्चों कि ये लाइट है, ये नॉर्मल है, यहां से लाइट गया और ग्रीन लाइट अगर सपोज इसको टच किया तो बच्चों इसके ऊपर वाला जितने कलर होते हैं सबसे लिस्ट कौन होता है, रेड, और मोस्ट कौन होता है, वायलेट। तो ग्रीन से जितने ऊपर कलर होते हैं सभी का क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन, और ग्रीन से नीचे वाले कलर का क्या हो जाएगा, TIR। तो ये एक बेसिक सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, सीधे आंसर बोलो। अगला क्वेश्चन बच्चों पढ़िए और सीधे डायरेक्ट आंसर बोलिए।
बच्चों आज कुछ देर पहले B. क्वेश्चन किए थे, सर बी। आज का शायद पहले आज का सर फर्स्ट क्वेश्चन यही था, आज की क्लास का बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन यही था। फिर सुन लो, फिर बच्चों सुन लो, मिनिमम डिविएशन I इक्वल टू E, R1 इक्वल टू R2 एंड लाइट इनसाइड द प्रिज्म इज पैरेलल टू बेस। अगर बच्चों ये दोनों सेम है तो ये जो लाइट है बच्चों इस बेस के क्या होगा, पैरेलल। तो यही बच्चों पूछा गया फॉर मिनिमम डेविएशन। ठीक है, मिनिमम डेविएशन। तो बच्चों ये जो लाइट प्रिज्म के अंदर का है, ये लाइट बेस के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो यही बच्चों को पढ़ाया गया था, मिनिमम डेविएशन I इक्वल टू E, R1 इक्वल टू R2 and in case of symmetrical prism light inside the prism will be parallel to base। ये सब बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम सिर्फ वो क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं जहां तक आपको थ्योरी पढ़ाया गया है। अब ये भी क्वेश्चन बच्चों आईटी का लगेगा तो वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बनना एक लाइन में है। सिंगल लाइन क्वेश्चन समझ में आ गया तो एक लाइन में इसका आंसर है बच्चों। ध्यान से पढ़ो, सोचो, समझो। सॉल्यूशन एक ही लाइन का है, सिंगल लाइन सॉल्यूशन। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए तो सर बी। B. फिर क्वेश्चन बच्चों, लाइट बीम जस्ट मिस, मतलब बच्चों 4 में एंटर नहीं कर पाया, 4 में वो जस्ट मिस हुआ। ध्यान दो बच्चों क्या कर रहे हो, ध्यान देना, डायग्राम में कर दिया मैंने। बच्चों 4 में वो एंटर नहीं कर पाया, मतलब ये थोड़ा ऊपर से बढ़ा दी। जब बच्चों ये लाइट अंदर मान लो घूमते हुए यहाँ से ये मान लो ये अंदर यहाँ गया, इधर गया, लेकिन बच्चों ये बोला गया 4 में एंटर ये नहीं कर पाया। ये जो लाइट है बच्चों ये 4 में एंटर नहीं कर पाया, मतलब ये टच करते हुए गया। अब ध्यान दो बच्चों, यहाँ खींच दिया नॉर्मल, यहाँ खींच दिया नॉर्मल, जिसका म्यू उसका थीटा, इसका म्यू लो तो एन नॉट एंगल थीटा, और इसका पता है बच्चे कितना जस्ट मिस किया तो ये एंगल 90 है। तो इसका बच्चों एन नॉट बाय 8 साइन 90 डिग्री 1 हो गया। एन नॉट हटा दो तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाय 8। बीच का मीडियम का क्यों नहीं यूज किए सर, क्यों नहीं यूज किए? क्योंकि बीच के मीडियम का कुछ थीटा मुझे पता ही नहीं है, इसका थीटा कितना है, इसका थीटा कितना है, इसका थीटा कितनी है। तो बच्चों उसी दो मीडियम में लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लगाएंगे, जिस दो मीडियम का सब मुझे सब कुछ पता हो। तो बच्चों इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, इसका थीटा पता है, इस मीडियम का ये भी पता है और थीटा पता है। तो ऑब्वियस है बच्चों, यहाँ कहने को 1 2 3 4 4 मीडियम है, बट बच्चों उसी दो मीडियम में लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लगा रहे हैं। जिस दो मीडियम का मुझे एंगल पता है तो मुझे इसका निकालना ही है, तो ये एंगल यूज किया, और इसका पता है यूज किया। बाकी बच्चों रीजन 3 रीजन 2 का कोई काम नहीं था। तो ये सभी बच्चों आईटी का कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट अपने लिए है। जो भी क्वेश्चन एक लाइन में बन रहा है, बड़ा क्वेश्चन कंसेप्ट के लिए, जो भी क्वेश्चन बच्चों एक लाइन 2 लाइन बनते हैं वो सब क्वेश्चन अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसा समझ में आ गया आपको ये? यस सर। चलो बच्चों आगे बढ़े। ये सब जो लिखवा क्लास में करेंगे तो टाइम वेस्ट होता है, कंसेप्ट पूरा पढ़ा दिए, बेसिक कर लिए, बट क्वेश्चन का नंबर बढ़ाने के लिए बच्चों अपने को आइए अभी वही कर रहे हैं जो पढ़ाया गया अभी आपको। अब ये क्वेश्चन
श्योर शॉट है कि अपने एग्जाम में नहीं आएगा, बट फिर भी एक ऐसा करेंगे। तो ये बेसिक कंसेप्ट पर ही है। ये बच्चों तुम ट्राई करो। प्रिज्म का क्या बताया था, कोई भी इन डेप्थ क्वेश्चन हो तो बच्चों लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन सही ढंग से लगाना, आंसर आ जाएगा। कोशिश करो बच्चों ये सब लोग। चाहो तो इसको कॉपी में लिख लो, सिर्फ डायग्राम ना लो, और क्वेश्चन फाइंड आउट थीटा, फाइंड आउट थीटा इफ TIR फॉर सरफेस PR। थीटा निकालना है। भले ही एडवांस का वो क्वेश्चन है और ये अपने में नहीं आएगा, ये भी सही है, बट बेसिक क्वेश्चन है। यूज बेसिक कंसेप्ट। कोशिश कीजिए बच्चों। So 45. एक आया 45 और किसी को बोलना है ही। चलो आंसर भी देख लो। आंसर 45 नहीं, आंसर 15 डिग्री है। आंसर बच्चों 15 डिग्री है। अब लाने की कोशिश करो। आंसर बच्चों है 15 डिग्री। यूज बेसिक कंसेप्ट। 15 डिग्री। फिफ्टीन डिग्री आंसर है। चलो थोड़ा सा स्टार्ट करें, देखें कहाँ बुरा है। सबसे पहले पूछा गया कि लाइट TIR हो गया एट द फेस PR, मतलब यहाँ डायग्राम मत देखो, इस पर बोला गया बच्चों कि यहाँ पर लाइट TIR हो गया। तो ध्यान दे बच्चों, यहाँ का लाइट ये TIR हो गया, तो ये खींच दिया नॉर्मल, ये खींच दिया नॉर्मल। तो बच्चों याद करो साइन C इक्वल टू क्या पढ़े थे, 1/μ, 1/μ। तो बच्चों साइन C, ठीक है, और म्यू कितना है, 1/√2 है। तो 1/√2 है, तो बच्चों ये निकल गया 45 डिग्री। बच्चों ये एंगल 45 डिग्री है। बच्चों प्लीज बात पर कीजिए। दिव्यांका, दिव्यांका माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए। ये एंगल 45 बच्चों, तो ये भी कितना हो गया 45, ये कितना हो गया 45, ये 45 हो गया, ये 90 है, ठीक है, ये 90 है। अब क्या करें, अब क्या करें, आंसर 15 डिग्री लाना है। आंसर 15 डिग्री है।
सबसे पहले तो डायग्राम मत देखना, ये एंगल 90 नहीं है, इसको सिर्फ देख के नहीं बोल सकते 90 है, ये हमको निकालना है। किसी का आया क्या? चलो बच्चों अब सॉल्व करें, बहुत टाइम दे दिए। सर जब तुम गलती करते हो बच्चों, ये लाइन, ये इसको ये मत समझो जो डायग्राम दिया हुआ, अपना जो निकालेंगे वो है, ठीक है? समझो बच्चों, जब रे पहली बार अंदर गया, ठीक है, तो ये बोला गया है ये 45 डिग्री पर, मतलब ये एंगल 45 पर इसको टच करते हुए गया। इसकी डायग्राम मत देखो, डायग्राम थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, ठीक है? जब ये 45 है तो इसको टच करते हुए गया, क्वेश्चन ये है, तो ये थीटा निकालना बेसिक पर। बच्चों ध्यान दो, ये बाहर का एंगल जब 45 रखा गया, यूज किया मैंने फर्स्ट के लिए 1 इंटू साइन 45, 1/√2, अंदर गया √2 इंटू साइन R1, √2 बच्चों नीचे आ गया तो 1/2 साइन R1, तो बच्चों R1 निकल गया 30 डिग्री। आप इसके डायग्राम में मत जाओ, आप अपने में सोचो कि R1 30, तो जब लाइट ये अंदर गया तो बच्चों ये 30 डिग्री है, ठीक है? ये 30 डिग्री है, ठीक है? ये हो गया 30 डिग्री। अब देखो हम अपना ऐसा करते हैं बच्चों, हम अपना डायग्राम बना के सॉल्व करते हैं। ध्यान दो, इसको हटा दिया मैंने, बच्चों अपना समझो, ये एक प्रिज्म है, उस डायग्राम से थोड़ा सा डायग्राम गलत वहां था, तो बट वहाँ क्वेश्चन दिख रहा था बच्चों। क्वेश्चन ये था, यहाँ से लाइट दिए, यहाँ से लाइट दिए, ऊपर से लाइट दिए, ठीक है? ये एंगल जब 45 डिग्री रखा गया, तो क्वेश्चन ये है, लाइट यहाँ से गया और लाइट अंदर जाके उसके टेंजेंशियल बाहर निकला। क्वेश्चन बच्चों वहां डायग्राम तो क्वेश्चन में लिख दिया था, ये लाइट दिए और लाइट यहाँ से गया और इसको गया और ये टच करके बाहर निकला। बस ये क्वेश्चन है बच्चों, और पूछा गया ये एंगल बताओ। उस डायग्राम को भूल जाओ तुम, ठीक है? ये इसका दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है √2। अब बच्चों ध्यान सुनना, फॉर फर्स्ट सरफेस, द बेसिक पर जाओ बच्चों। फॉर फर्स्ट के लिए 1 इंटू साइन 45, अंदर गया √2 इंटू साइन R1, साइन 45 1/√2, इधर से √2 नीचे आ गया, साइन R1, बच्चों R1 आ गया 30 डिग्री, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। R1 30 मतलब बच्चों ये इसके नॉर्मल के साथ ये एंगल 30 डिग्री निकला, ये एंगल 30 डिग्री। फिर यहाँ आओ बच्चों, इसको अगर ये टच करते हुए गया तो ये कौन है? क्रिटिकल एंगल है। साइन C इक्वल टू 1/μ, साइन C इक्वल टू 1/μ 1/√2, तो C निकल गया बच्चों 45 डिग्री। फिजिक्स यहीं तक था। अब इसके बाद मैथ्स बच्चों लगाओ, यहां तक निकाल दिए बच्चों, ये 45 है, ये 30 है, तुमसे ये पूछा गया है। अब बचाओ बच्चों, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, क्यों? ये लाइन वर्टिकल है, ठीक है? तो ये हो गया 45, ये समझ में आ गया। और ये है 30, और यहां से यहां तक बच्चों कितना है? 90 है। और ये है थीटा, ऊपर जो दिख रहा है बच्चों तुमको ट्रायंगल जो दिख रहा है, सबके सम को 180 कर दो। ये जो ट्रायंगल दिख रहा है बच्चों, इसके सम को 180 कर दो, तो बच्चों ऊपर थीटा है, नीचे 90 प्लस 30 है, और ये 45 है, और सबको मिला के बच्चों 180 कर दो। तो ये 90 30 कितना हो गया? 120। तो थीटा प्लस 45 उधर गया 120, तो हो गया 60, और थीटा इक्वल टू 15 डिग्री।
तो बच्चों इस क्वेश्चन को प्रिज्म से कोई काम नहीं था, सच बोलूं कोई काम नहीं था, बस रिफ्रैक्शन फार्मूला 2 बार सही ढंग से लगाना था। इसको प्रिज्म से कोई काम नहीं था, कोई काम नहीं था इसको प्रिज्म से, दिख रहा था प्रिज्म, कोई काम नहीं था, मैंने सिर्फ बेसिक कंसेप्ट यूज किया। समझ में आया या मैं फिर से रिपीट मारूं? आ गया सर। आ गया सर। दिव्यांका आपको समझ में आया? यस सर। चलो इसको हटा रहे हैं। तो ध्यान ना, क्वेश्चन में जब भी प्रिज्म का बच्चों, तो वो प्रिज्म में तो 5 फार्मूला डायरेक्ट पढ़े थे, 5-6 फार्मूला, बट अगर आउट ऑफ वे क्वेश्चन आया तो सीधे रिफ्रैक्शन के फार्मूला में जाना, ना बेसिक कंसेप्ट लगाना और सॉल्व कर लेना। ये कहने को आईटी एडवांस का क्वेश्चन था, बट फिर भी ये ऐसे नहीं आएगा अपने में। हम बच्चों कर ले रहे हैं कि पूरा जितना कंसेप्ट सीखे थे सबको अप्लाई तो कर दे। अब ऐसे क्वेश्चन अपने लिए इंपॉर्टेंट था आज के समय में, तुम सॉल्व करो इसको। नंबर 8, लास्ट में मैं आईटी के सभी क्वेश्चन जो अपने काम का है रियलिस्टिक, वो हम बच्चों उसको तो अब करना ही करना है एकदम, हम क्लास सब करवा रहे हैं, लेकिन लास्ट टाइम में रिवीजन वो कर लेना। नंबर 8 काफी बेसिक क्वेश्चन आपको बनाना है। नंबर 8, Sir, C answer. 3. का आंसर चलो बच्चों, जब मैंने क्लास में पढ़ाए थे कि भाई एनसीईआरटी में, जब मैंने क्लास में आपको पढ़ाया था कि भाई एनसीईआरटी में भले ही डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन ये सब नहीं है, बट यहां से अगर क्वेश्चन आएंगे भी तो काफी बेसिक क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ध्यान दो बच्चों, क्या बोला गया यहाँ पर? डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, तो डेविएशन को 0 कर दो। विदाउट डेविएशन जिसका फॉर्मूला बच्चों को क्या पढ़ाया गया था, म्यू माइनस 1 इंटू ए। विदाउट डेविएशन बच्चों तो डेविएशन को 0 कर दो, मतलब इस चीज को 0 करना है। तो पहला प्रिज्म का एंगल कितना है, 4 डिग्री और म्यू है, तो पहले प्रिज्म का डेविएशन 1.54 माइनस 1 इंटू 4 प्लस दूसरे प्रिज्म का 1.72, तो प्लस 1.72 माइनस 1 इंटू ए बच्चों 0 कर देना है। तो जब भी बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म पे आएगा, तो जब विदाउट डेविएशन तो डेविएशन को 0 कर देना, और विदाउट डिस्पर्सन हो तो डिस्पर्सन को 0 कर देना। बस बच्चों इसको सॉल्व करना है, बाकी तुम सॉल्व कर लोगे यार। ठीक है, हाँ जब सॉल्व करोगे तो ए तुम्हारा निगेटिव आएगा, तो निगेटिव से डरना मत। निगेटिव सब ये शो कर रहा है कि प्रिज्म उल्टा लगा हुआ है, एक का ऊपर है ए, तो एक का एक नीचे है। बाकी बच्चों सॉल्व करना आ जाएगा आंसर। बाकी सॉल्व कर लेना आ जाएगा। नंबर 13, मल्टीपल चॉइस, दो सही है, पहले आप सॉल्व करो फिर बताओ क्यों सही है। (45) sin c equal to 1 by mu, sin 45 1 by root 2 equal to 1 by mu। तो म्यू इक्वल टू √2 पर अगर टीआईआर हो गया बच्चों, तो √2 से अधिक वैल्यू पर म्यू ज्यादा, तो मोर डेविएशन,
तो √2 से जो भी वैल्यू अधिक होगा वहां तो बच्चों TIR होने की गारंटी है। तो √2 से अधिक ये 1.5 भी अधिक है और 1.6 भी अधिक है, तो इस 2 पर बच्चों क्या हो गया TIR। फिर से बच्चे पढ़ो, क्या बोला गया है 45 डिग्री पर 45 पर क्या हो गया TIR। ठीक है, 45 TIR हो गया तो यूज कर लिया बच्चों साइन सी 1 बाय म्यू। म्यू आ गया तो √2 पर अगर TI हो गया तो बच्चों म्यू अगर √2 से अधिक भी हो तो TIR होने की गारंटी है। तो 1.6 पर TIR, 1.5 पर TIR। तो बच्चों बताओगे 1.4 पर क्या होगा? जल्दी बोलो 1.4 पर क्या होगा? टेंजेंशियल। गेजिंग एंगल बनेगा। 1.4 पर बच्चों हम श्योर शॉर्ट कुछ नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं? सुनो ध्यान से, ये 45 क्रिटिकल नहीं बोला गया है, 45 पर TIR है, मतलब हमको अब 40 डिग्री पर क्रिटिकल है या 30 पर हम ये श्योर नहीं है। ध्यान सुनो बच्चों, अगर क्वेश्चन में ये लिखा होता कि 45 पर क्रिटिकल एंगल है, तो 45 पर अगर क्रिटिकल एंगल है, मतलब अगर ये 45 डिग्री पर अगर ये क्रिटिकल है, अगर ऐसा होता कि ये होता तो बोलते अच्छा 45 से अधिक एंगल पर ये TIR होने की गारंटी है। बट यहाँ बच्चों बोला गया 45 पर ये TIR हो गया है, तो हमको ये बच्चों नहीं पता है कि ये इसकी क्रिटिकल कितनी है, तो हम 1.4 को हम श्योर शॉर्ट नहीं बोल सकते हैं। हाँ, 1 अगर ये लिखा होता कि 45 पर क्रिटिकल है तो बोलते ये इसका रिफ्रैक्शन, इसका रिफ्रैक्शन, इसका TIR, ये TIR। यहाँ बस ये 45 पर TIR है, तो उससे अधिक एंगल पर तो TIR होगा ही होगा। चलो, ये हो गया। अब कुछ थोड़ा पीछे का भी क्वेश्चन, IT का मल्टीपल चॉइस, मैच द कॉलम। लेस तो भी पढ़े नहीं है, सिर्फ पहले और दूसरे का आंसर बोल दो, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड का। अभी हम लेंथ सब नहीं पढ़े हैं। A ऑप्शन और B का कौन कौन सा मैच द कॉलम में आएगा? सर एक का और P B का होगा, वर्चुअल इमेज। रियल ए इमेज, का P और रियल और B का Q। का Q। लो, हो गया गलत। एक आंसर P भी है, Q भी है, R भी है। एक आंसर P, Q, R तीनों क्यों है? अब आप एक्सप्लेन करो बच्चों। याद करो, कॉनकेव मिरर में फोकस के अंदर जब ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज बनता है बिहाइंड द मिरर। ठीक है, फोकस पर होता है तो बनता है इन्फिनिटी, और फोकस के बाहर कहीं हो तो बनता है रियल इमेज। तो ये बच्चों, ये कहाँ क्वेश्चन में लिखा होगा कि जो सोर्स है ये फोकस पर या फोकस के अंदर है? तो बच्चों ये सोर्स तो कहीं भी हो सकता है। तो आपसे सिर्फ ये पूछा गया है कि कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट है, इमेज कैसा बनेगा? तो बोलोगे अच्छा फोकस के अंदर रहेगा तो वो वर्चुअल बनेगा, फोकस के बाहर रहेगा तो रियल बनेगा। ठीक है, फोकस के बाहर रहेगा तो रियल बनेगा, और अगर फोकस पर होगा तो वो इमेज एट इनफाइनाइट। कहाँ बच्चों क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट जो है फोकस के बाहर है? क्वेश्चन सिर्फ ये है बच्चों कि कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट है, इमेज कैसा बनेगा? इमेज मे बी रियल, मे बी वर्चुअल, मे बी एट इनफाइनाइट। If object outside the focus, image will be real. If image inside the focus, image will be virtual. If object at the focus, image at infinity. तो हम सिर्फ रियल कैसे बोल सकते हैं? हाँ, कॉन्वेक्स में बताए थे बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ हो तो कॉन्वेक्स का इमेज ऑलवेज वर्चुअल इफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो कॉन्वेक्स का सिर्फ एक आंसर होगा, बट कॉनकेव के 3 थे, इसलिए बच्चों कॉन्वेक्स के सिर्फ एक आंसर है।
बाकी लेंस पढ़े नहीं है इसलिए लेंस का भी नहीं कर रहा है। लेंस अभी पढ़े नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये एक नाइस द कॉलम क्वेश्चन। अच्छा आप ऑप्शन मत देखो, आप सिर्फ डायग्राम देखो इसको और बताओ म्यू1 म्यू2 म्यू3 कौन बड़ा कौन छोटा। वही मैथ कॉलम वही बच्चों को बता रहा है कौन बड़ा कौन छोटा। तो सिर्फ बच्चों डायग्राम देखो और ये बताओ इस डायग्राम में देख के कि म्यू1 बड़ा है म्यू1 म्यू2 म्यू3 को अरेंज करो। लेंस का कोई काम इसमें नहीं है, सिंपल यूज बेसिक कंसेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। अरेंज म्यू1 म्यू2 म्यू3। म्यू2 म्यू3 सेम होगा, मैं हेल्प कर देता हूँ। म्यू2 म्यू3 सेम होगा चूंकि लाइट डिविएट हुआ ही नहीं। बच्चों लाइट डिविएट नहीं हुआ, सीधे चला गया, मतलब इस दो मीडियम का रिफ्रैक्शन क्या रहा होगा, सेम। बच्चों लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, इट डिविएट। तो डिविएट तब होता है जब बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो, डिफरेंट हो। सेम होने पर कोई डिविएशन नहीं, इसे बच्चों म्यू2 म्यू3 सेम होने की गारंटी है। चलो रन दो लेंस लो क्वेश्चन, जब लेंस पढ़ लेंगे तब करेंगे, लेंस पढ़ने के बाद करेंगे। अरे जो पढ़े हैं तो वही कर लें। चलो अब आइए जेई मेन वाले क्वेश्चन, जिसमें ये क्वेश्चन पहले पढ़ो और सीधे आंसर बोलो। क्लास में ये क्वेश्चन समझाया गया था। ऑप्टिकल फाइबर, ये सब क्वेश्चन जो जेई मेन के अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपको सॉल्व करना है। पहले मैं कर रहा हूं बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला से, आप करना कंसेप्ट से। डायरेक्ट फॉर्मूला क्लास में बच्चों को समझाया गया था। ऑप्टिकल फाइबर का फार्मूला जब पढ़ाया गया था, डिराइव किए थे साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट म्यू डेंसर स्क्वायर माइनस म्यू आर रेयर स्क्वायर। तो बच्चों साइन थीटा पूछा गया है, तो जो डेंसर है वो 2/√3 है, तो 2/√3 का स्क्वायर हो गया 4/3 माइनस 1/3 आंसर साइन इनवर्स 1/√3। जो मुझे लग रहा है डायरेक्ट साइन इनवर्स 1/√3, अगर मैंने कैलकुलेशन सही किया हुआ तो साइन इनवर्स 1/√3 नंबर सी। तो बच्चों का डायरेक्ट फॉर्मूला याद था जो हमने क्लास में कराए थे, ऑप्टिकल फाइबर का फार्मूला बच्चों जब ड्राइव करवाए थे, तो साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट म्यू2 स्क्वायर माइनस म्यू1 स्क्वायर। सपोज मुझे फॉर्मूला याद नहीं है, बिना फार्मूले का हम ये क्वेश्चन कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान दो। बच्चों किसी भी चैप्टर का कोई फॉर्मूला याद नहीं रहे तो सिंपल बच्चों जाना लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ध्यान दो बच्चों, ये इसको टच करते हुए गया तो ये पक्का है, ये क्रिटिकल है। अगर ये क्रिटिकल है तो ये 90 माइनस क्रिटिकल है, ये 90 माइनस क्रिटिकल है। ठीक है, ये 90 माइनस क्रिटिकल। अब लगा फॉर्मूला बच्चों, बाहर था 1 इंटू साइन थीटा, अंदर गया तो 2/√3 जो म्यू दिया हुआ है इंटू साइन 90 माइनस सी। ठीक है, अब देखो क्या मॉडिफाई करा बच्चों, इसलिए फॉर्मूला याद है तो ठीक है, इसलिए कंसेप्ट समझो। साइन थीटा 2/√3 साइन 90 माइनस सी बच्चों कॉस सी हो गया, साइन 90 माइनस सी क्या हो गया, कॉस सी हो गया। ठीक है, कॉस सी हो गया। अब तो फॉर्मूला नहीं है, थोड़ा सा बड़ा स्टेप लगेगा बच्चों। अब देखो क्या कर रहे हैं, तो साइन थीटा निकल गया 2/√3 इंटू कॉस सी, तो साइन थीटा इक्वल टू 2/√3 कॉस सी। कॉस सी और सी को क्या करें, अच्छा देखो सी को, चलो गुजर जाओ एक मिनट। क्या हम कॉस सी को लिखते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर सी, और साइन सी क्या पढ़े थे, साइन सी 1/म्यू, और म्यू बच्चों दिया हुआ है 2/√3, तो बच्चों √3 ऊपर पहुंच गया, तो √3/2 साइन सी है √3/2, रख दो वैल्यूज में, रखो बच्चों। तो 2/√3 बाहर था, मार कर दिए,
अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर सी तो ऊपर 3 और नीचे 4। बाकी बच्चों सॉल्व करो बच्चों। ऊपर हो गया √3 बाय 2, 2 कट गया, आंसर 1/√3 आ गया। कोशिश को समझने का, डायरेक्ट अगर ऑप्टिकल फाइबर का फॉर्मूला याद है डायरेक्ट लगा देना, नहीं याद रहे तो बच्चों बेसिक लगाना पड़ेगा। फिर से सोचो समझो सर ने क्या किया, कोई स्टेप पूछना पूछो बिना शर्माए घबराए। बिना शर्माए घबराए बच्चों तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर ये स्टेप आपने क्या लिखा, कहां से लिखा। विनती चौहान, ढूंढो कोई स्टेप बच्चों जो समझ में आया। विनती, आ गया सर। अनन्य, सर आ गया। चलो आगे बढ़ रहे हैं। चलो इसके सारे क्वेश्चन हो गए। अब आईआईटी वाले क्वेश्चन हो गए। अब आप लोगों ने नीट वाले सारे क्वेश्चन कर लिए? यस सर। बच्चों आप लोगों ने नीट वाला जहां तक क्वेश्चन हम लोग पढ़ा चुके थे वहां तक लेंथ छोड़ के सारे क्वेश्चन कर लिए कि नहीं कर लिए बच्चों? नीट का क्वेश्चन आपको भेज दिया गया था, उसमें सॉल्यूशन भी था, क्वेश्चन भी था, तो उसको क्वेश्चन को बच्चों आपको भी अपने लेवल से करना है, एकदम पूरा एक क्वेश्चन कर लेना है। नीट के सभी क्वेश्चन और आईआईटी के सिलेक्शन क्वेश्चन, ये इतना बच्चों कर लिया तो अपना बहुत काम हो जाएगा। चलो अब आपके एग्जाम का क्वेश्चन अगर कर लिए तो मुझे हेल्प करो। नंबर 16 बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनाया था ये। पढ़ो सोचो रिजल्ट करो, मुझे हेल्प करो, सॉल्व मैं करूंगा, सॉल्व मैं करूंगा। यू आर माई डायरेक्टर एंड आई एम योर एक्टर। मुझे बताओ सर ये करो मैं करूंगा, बताओ क्या करें हम। अच्छा क्वेश्चन बनाया था आप एग्जाम वाले ने ये। कोई मेरी मदद तो करो, सिर्फ बताओ सर ऐसे करना है मैं करूंगा, आप सॉल्व मत करो। सर पहले फिगर से क्रिटिकल एंगल निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर सर साइन से इक्वल्स टू 1/μ लगा देंगे। ठीक है, फिर म्यू इज इक्वल टू सी बाई बी। बिल्कुल सही, सब चलो हो गया हो गया हो गया सुध। देखो बच्चों सब जो आप सब कर रहे हैं वो है 3 है, ये है 4, तो ये पक्का 5 होगा, कोई डाउट ही नहीं। उसको टच करते हुए गया, ये बच्चों ऑब्जेक्ट था, यहां से लाइट निकला और लाइट टच करते हुए गया, तो ये पक्का क्रिटिकल है, ये क्रिटिकल है। अगर वो सी है तो ये सी है। और साइन सी क्या होता है 1/μ और 1/μ, और यहां देखो साइन सी एंगल के सामने का साइड हाइट होगा, तो ये हाइट हो गया, तो साइन सी को लिखोगे 3/5 1/μ। तो बच्चों म्यू आ गया 5/3। म्यू क्यों निकाले सर? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट होता है c/μ। सी बच्चों पता है हमको 3 × 10⁸ और म्यू निकाल चुके हैं। म्यू 5/3, तो 5 नीचे बच्चों 3 ऊपर, सॉल्व करें ना आंसर आ जाएगा।
सॉल्व कर लेना बच्चों, आंसर आ जाएगा। प्राप्ति समझ में आपको आया ये? यस सर। बच्चों ये आपकी खुद की रिसोर्स चाहिए था, नीट के हर क्वेश्चन बच्चों समझ के पूरा करना चाहिए। आज का जो पैटर्न बच्चों रिपीटेड क्वेश्चन, नए क्वेश्चन नहीं बनाना छोड़ दिया लोगों ने। रिपीटेड क्वेश्चन का समय बच्चों, जितना क्वेश्चन पढ़ाओगे उतने आपके लिए फायदेमंद है। नंबर 11 क्लास में बताया जा चुका था आपको, सिर्फ सीधा आंसर बोलो आप। क्लास में ऐसे क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था, बताए थे। इधर से देखा तो तुमने देखा 2, इधर से देखा तो 5, तो इधर से देखने पर 5, इधर से 2, तो वर्चुअल थिकनेस 7 हो गया। वर्चुअल थिकनेस 7, तो वर्चुअल थिकनेस इक्वल टू एक्चुअल थिकनेस डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना 1.5 into 7, जो भी आंसर आ जाए 10.5। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों क्लास में किए थे। इधर से देखे तो 2 दिखा, इधर से देखा तो 5 दिखा, दिखा मतलब वर्चुअल है, तो वर्चुअल थिकनेस 7, तो एक्चुअल थिकनेस म्यू से क्या कर देना, मल्टीप्लाई। तो बच्चों ये आपसे रिक्वेस्ट है, नीचे क्वेश्चन बच्चों तब अवॉइड बिल्कुल करना, एकदम पूरा समझ के क्वेश्चन बच्चों कर लेना, एक एक क्वेश्चन नीट के पूरा ही कर लेना। मतलब आपको ये सब पढ़ाया जा चुका है ना। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन ये क्लास में ये क्वेश्चन नहीं किए थे, इसको हम समझा रहे हैं, पहले आप पढ़ो पूरा। नंबर 2 पूरा पढ़िए क्वेश्चन को और मुझे कोई बताइए इसे बनेगा कैसे, बनाना तो मुझे ही है। सिंगल लाइन क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन नहीं है। सर मिरर को थीटा से घुमाते हैं तो उसका एंगल, सर वो वाला कंसेप्ट। हाँ बच्चों याद करो, क्लास में बिल्कुल सही चीज है। मिरर रोटेटेड बाय थीटा, रिफ्लेक्टेड रे रोटेट बाय 2 थीटा। अब सुनो क्वेश्चन क्या बच्चों, क्वेश्चन ये है कि मान लो ये दो दीवार है, ठीक है, यहाँ पर कहीं मिरर लगा हुआ है, ये मान लो मिरर है, यहाँ से तुमने लाइट दिया नॉर्मल, तो बच्चों नॉर्मल दिए तो लाइट वैसे ही वापस आ गया। अब इस मिरर को घुमाए थीटा से, तो बच्चों रिफ्लेक्टेड रे घूम गया 2 थीटा से, ये घूम गया 2 थीटा से, ठीक है। मिरर रोटेटेड बाय थीटा, रिफ्लेक्टेड रे रोटेटेड बाय 2 थीटा, और ये बोला गया है ये है y है, जो y चला गया, और ये x है। तो बच्चों tan 2 थीटा इक्वल टू हाइट अपॉन बेस y बाय x। एंगल काफी छोटा हो, एंगल काफी छोटा हो तो tan 2 थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू थीटा, तो tan 2 थीटा इक्वल टू y बाय x। तो बच्चों थीटा पूछा गया है, तो थीटा इक्वल टू y बाय 2x। तो ये क्वेश्चन बच्चों किस बेसिस पे था, मिरर रोटेटेड बाय थीटा, रिफ्लेक्टेड रे रोटेट बाय 2 थीटा। मिरर रोटेटेड बाय थीटा, रिफ्लेक्टेड रे रोटेट बाय 2 थीटा। चलो बच्चों, तो आज आपका काम रहा बच्चों, तो प्लीज है ना, नीट के आए हुए क्वेश्चन बच्चों बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, जहां हम लोग पढ़ चुके हैं 22 क्वेश्चन तक पढ़े हैं, तो 22 क्वेश्चन बच्चों पूरा कर लेना, अपने टेस्ट में यहीं तक आएगा। इसके बाद सिर्फ लेंस है, अभी हम लोग लेंस नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो 22 तो क्वेश्चन कर ही लेना बच्चों, और मैंने ऑप्टिक्स के बहुत सारे पीडीएफ भेज दिए हैं, वो भी थोड़ा करना, कल इस पर और प्रैक्टिस कर लेंगे यहीं तक, फिर अगले वीक में अपना लेंस जो बचा हुआ पूरा करेंगे, ठीक है।